Well, good morning once again, and let's start our class. In the last class, what we have done, we have started with the what do you call it, the definitional issues of the money in the chapter Money Matters from the readings of R. Jadhav. Today we will proceed further. आज हम इससे आगे बढ़े। अब ये आर बलराज आपको मिले तो उसे बता देना, टाइम टेबल तो उसके पास ऑलरेडी होगा ही, वो नेट से भी देख सकता है। और जैसा कि उसने मेरे से बात की थी टेलीफोनिकली, मैंने उसे बता भी दिया था, उसको लिंक भी भेजा हुआ है क्लास का। अब अगर वो क्लास अटेंड नहीं करता है तो अब उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी सारी। ठीक है भाई, उसको इन्फॉर्म कर देना। क्या नाम है भाई आपका, जो उसका जानता है, क्या नाम? हाँ, क्लास में है पीयूष गोयल। अगर मान लीजिए आपकी बातचीत होती है उससे, या किसी किसी भी स्टूडेंट को अगर उसके बारे में पता चलता है तो उसको इन्फॉर्म कर दो कि वैसे तो मैंने उसको फ़ोन पे बता दिया था जब उसका कल फ़ोन आया था, पर फिर भी आप लोग उसको फ़ोन पे, मान लो आपसे बात हो तो, अब क्योंकि उसने आज फिर अटेंड नहीं की क्लास, देखो लिंक उसको भेजा हुआ है। कल उसने मुझे बोला भी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास लिंक है क्लास का या नहीं है, तो उसने कहा हाँ है सर लिंक। अब लिंक भेजा हुआ है, उसके बाद वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, या तो वो फिर बेवकूफ़ बना रहा है सभी को कि कह रहा है कि मैं इंडियन इकोनॉमी अटेंड कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि इसको अटेंड नहीं कर रहा हूँ। जब लिंक इस क्लास का गया हुआ है उसे, तो उसे अटेंड करनी चाहिए यही क्लास। लिंक तो हमने भेजा हुआ है उसको, जो ईमेल आईडी कॉलेज ने हमें दिया था उसका, उस पर उसका लिंक भेजा हुआ है। बट ही इज़ सपोज टू ज्वाइन नाउ, बट ही हैज़ नॉट ज्वाइन येट। ठीक है, एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो let's join now. So let's start. We now we will start further. We will proceed further. What was the situation? The situation was something like this. What was the question? That we were supposed to discuss, we have discussed what are the different functions of money. अब फंक्शंस ऑफ मनी किस हिसाब से हमने देखे? हमने फंक्शंस ऑफ मनी देखे कि भाई अगर क्या कहते हैं कि एक तरीके का, अगर मनी के मेजर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो मनी को डिफाइन करने में क्या डिफ़िकल्टीज थी, कौन सी अप्रोचेज हैं। अब ऐसी आता है मनी स्टॉक मेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मनी स्टॉक मेजर्स का। मेजर्स, मनी स्टॉक मेजर्स में क्या है कि हाउ टू measure the money, what assets are to be included in the money and what assets are not to be included. This is the subject matter of this topic. अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिस्ट या कह लीजिए स्कॉलर्स के सामने है या पॉलिसी मेकर्स के सामने है, वो है कि व्हाट आर द एप्रोप्रिएट measures of money, कि मनी के अप्रोप्रिएट मेजर्स क्या हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है ये क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा डिबेटेबल का मतलब है सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को लेकर समस्या रहती है सभी को। ठीक है, कि मनी के अप्रोप्रिएट मेजर्स क्या होंगे। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि जैसा हम पहले एक तरीके से देख चुके हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये दो तरह की थ्योरीज़ हैं मनी को लेकर, मनी सप्लाई को लेकर या मनी को लेकर दो तरह की थ्योरीज है, जिसको हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो क्या है, एक है ट्रांजैक्शन थ्योरीज ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन थ्योरीज ऑफ मनी, थ्योरीज ऑफ मनी। एक तो क्या है, ट्रांजैक्शन थ्योरीज ऑफ मनी है। एक है ट्रांजैक्शन थ्योरीज ऑफ मनी, और दूसरी क्या है, दूसरी है एसेट थ्योरीज ऑफ मनी। एसेट थ्योरीज ऑफ मनी।
एक ये है ट्रांजैक्शन थ्योरीज ऑफ मनी, एक है एसेट थ्योरीज ऑफ मनी। यानी कि एक में तो एक थ्योरी, तो इसको जब ट्रांजैक्शन थ्योरीज जो मनी की है वो क्या करती हैं, वो ट्रीट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दीज थ्योरीज ट्रीट मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शन थ्योरीज हैं वो एक तरीके से, जो ट्रांजैक्शन थ्योरीज हैं वो एक तरीके से क्या करती हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को मानकर चलती है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से जो मनी है, द मेन फंक्शन ऑफ मनी इज टू अंडरटेक ट्रांजैक्शंस, मीन्स money is being demanded, means money is being demanded as an inventory, as an inventory inventory as an, एक मिनट ठहरो, इन्वेंट्री, होल्ड ऑन, कि मनी को एज एन इन्वेंट्री हम लोग रखते हैं। इन्वेंट्री का मतलब हो गया एक तरीके के से अपने पास स्टॉक करके रखना। अब इन्वेंट्री को स्टॉक किस लिए रखने लगना, ताकि ट्रांजैक्शन हम उसमें कर सके। भाई एज एन इन्वेंट्री, उससे हमारा मतलब क्या है कि उससे हम ट्रांजैक्शन कर सके। भाई आपके पास कैश घर में रखा होगा या बैंक में आपका जो बैलेंस है उसको आप एज एन इन्वेंट्री तो यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको दूसरी ट्रांजैक्शंस करनी है। एज एन इन्वेंट्री फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस। यानी कि आप मनी को यूज कर रहे हो ट्रांजैक्शन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली कि इंडिविजुअल्स होल्ड मनी जस्ट एज एन इन्वेंट्री, एक स्टॉक के रूप में वो अपने पास रखते हैं। किस चीज के स्टॉक के रूप में, ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए, बिकॉज दैट कैन बी यूज फॉर अंडरटेकिंग डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या किया जा सकता है, के लिए क्या कहते हैं कि मनी को यूज़ किया जा सकता है। यानी कि उनका जो बेसिक पर्पस है मनी का, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ट्रांजैक्शन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली। इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है। अब देखो दूसरा है जो एसेट थ्योरीज हैं, वो क्या कहती हैं कि दीज थ्योरीज ट्रीट मनी एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट फॉर होल्डिंग वेल्थ। कि जो एसेट थ्योरीज है, वो एसेट थ्योरीज ये बोलती हैं कि भाई मनी को जो इंडिविजुअल होल्ड करता है वो एज एन एसेट करता है, कि जैसे अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं ऐसे ही मनी को भी एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीके से मनी को भी एज एन एसेट ही ट्रीट किया जाता है। यानी कि वहाँ एसेट को, वहाँ जब हम मनी को एज अ मनी अपने पास रख रहे हैं तो उसको हम एज अ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं रख रहे हैं कि हमें कल ट्रांजैक्शन करनी है इसलिए हमें वो मनी अपने पास रखनी है। यहाँ पर्पस अलग है। एसेट थ्योरीज में जो मनी को हम अपने पास इंडिविजुअल्स, हमसे मेरा मतलब है जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने पास रखते हैं, मनी को होल्ड करते हैं, तो वो मनी को एज एन ट्रांजैक्शन के लिए होल्ड नहीं करते, वो एज एन एसेट होल्ड करते हैं कि ये हमारी एक तरीके की क्या है, संपत्ति है। ठीक है, जैसे बाकी सब एसेट्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइक अदर एसेट्स, यानी कि मनी इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मनी इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट लाइक एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट। अब जब मनी के मेजर्स हम लेंगे, अब ध्यान से देखो, अब व्हाट आर द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ मनी।
अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि कितनी मनी सप्लाई है, कितना मनी का स्टॉक है एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर, जैसे भी हम देखना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई हम ट्रांजैक्शन थ्योरीज को फेवर करते हुए मनी को डिफाइन कर रहे हैं या एसेट थ्योरीज को फेवर करते हुए डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में मनी तो मनी ही है, बस यहां हम एज एन इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, दूसरी जगह पर एज एन एसेट यूज कर रहे हैं। तो इसी कारण से बहुत सारे एसेट्स जो हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल अदर एसेट्स जो हैं, वो भी मनी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि क्या चीज मनी है, मनी में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये थोड़ा सा एक तरीके से मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस एंड जजमेंट्स हो गया, है ना, कि व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन द मेजर ऑफ मनी or what not to be included is the matter of preferences and judgments। अब ये एक मैटर हो गया प्रेफरेंसेस और जजमेंट्स का, कि भाई आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और आपकी जजमेंट क्या कहती है। उस टाइम जो भी इंडिविजुअल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंट्री मनी की सप्लाई को मेजर करना चाह रही है, मनी के स्टॉक को मेजर करना चाह रही है, उसके लिए ये किस चीज का मैटर हो गया? मैटर ऑफ जजमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। भाई जिसकी जैसी प्रेफरेंस है और जिसकी जजमेंट जो चीज कहती है कि भाई एक्स चीज को एज अ मनी इंक्लूड करना है या नहीं करना है, या वाई कंसेप्ट को एज अ मनी इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिए। इज दैट ओके? हेलो बेटे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेटे आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो इसमें अब देखो कि भाई कोई कहेगा कि इस मनी को इस चीज को मनी में इंक्लूड करो, कोई कहेगा नहीं करो। क्यों कहेगा ऐसे? अब मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस और जजमेंट्स हो गया। तो अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स लिखें या एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स लिखें, एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स एंड लिख सकते हैं, एंड इज मोर अप्रोप्रिएट, एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स फॉर होल्डिंग वेल्थ। अब वेल्थ होल्ड करनी है, एक तो वेल्थ होल्ड करने के लिए हमें फाइनेंशियल एसेट्स देखने होते हैं, दूसरा हम किस चीज के लिए देखते हैं? लिक्विडिटी। मैंने पहले ही बताया था कि मनी की मोस्ट जब ट्रांजैक्शन के लिए मनी को देखना है तो हमें क्या देखना है? उसमें लिक्विडिटी के लिए देखना है। अब कोई भी एसेट हुआ, अब किसी एसेट में लिक्विडिटी कम हो सकती है, किसी एसेट में लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, बेटे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किसी एसेट में, किसी पर्टिकुलर एसेट की अब लिक्विडिटी की बात करें तो कोई एसेट ज्यादा लिक्विड हो सकता है, कोई एसेट कम लिक्विड हो सकता है, पर उसमें उसको लिक्विफाइड तो किया ही जा सकता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन इनटू अदर एसेट्स विदाउट इनकरिंग, ऐसे लिखो, विदाउट इनकरिंग एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कि जिस चीज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाए बिना किसी और एसेट में कन्वर्ट होने की कन्वर्जन फैक्टर जिसमें जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा लिक्विड है बिना ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। इज दैट ओके? हेलो इज दैट ओके? समझ में आ रहा है आपको? तो अब लिक्विडिटी के बेसिस पर एसेट्स को हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना?
कि all the assets, all the financial and other assets can be arranged in descending order of their liquidity, of their you can say liquidity feature, कि हम सभी एसेट्स को क्या कर सकते हैं, उनकी लिक्विडिटी फीचर्स के अकॉर्डिंगली, कि जो एसेट जितना लिक्विड है वो सबसे पहले लिखो, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विडिटी, ठीक है ना, के हिसाब से हम एसेट्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे लिक्विड हो गया करेंसी, करेंसी के बाद हो गया डिमांड डिपॉजिट्स, भाई बैंक में जो पैसा किया, उसके बाद आ गया फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसके बाद और भी किसी तरह के डिपॉजिट हो सकते हैं, उसके बाद हो गया पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, डिपॉजिट्स, उसके बाद हो गया शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जिसको आप लोग बॉन्ड्स भी कहते हैं, डिवेंचर्स को। उसके बाद आपका आ गया गोल्ड एंड सिल्वर, उसके बाद आपका आ गया रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, इसको गोल्ड एंड सिल्वर से पहले आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम, एक मिनट हेलो, होल्ड ऑन, देखो गोल्ड और सिल्वर के बाद एक चीज़ और हम यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेबल एसेट्स इंक्लूड कर सकते हैं एसेट्स में, इस उससे ड्यूरेबल एसेट्स के नाम से हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी एक और चीज़ को। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। करेंसी को तो कैश पेमेंट आप किसी को भी दे दो, हर एक खुशी क्या कहते हैं, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो गोल्ड और सिल्वर के बाद हम लिख सकते हैं अपनी उसके लिए लिख सकते हैं हम ड्यूरेबल एसेट्स, अदर ड्यूरेबल एसेट्स, ओके ना, ड्यूरेबल, भाई ये सारे भी ड्यूरेबल ही हैं, शेयर्स, डिवेंचर, गोल्ड सिल्वर भी ड्यूरेबल ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रियल इस्टेट। अब जो रियल इस्टेट है इसमें दो तरह के हो गए, एक तो लैंड आ गई और एक बिल्डिंग, दोनों हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आ गई रियल इस्टेट। अब इसको देखें तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है, उसके बाद थोड़ी सी कम लिक्विडिटी इसमें है। भाई इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी जेब में पैसे रखे हैं, आपने कैश दिया उसको और सामान ले लिया, ख़त्म बात, कोई कॉस्ट इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है, आपको कई बार डिमांड डिपॉजिट्स को हम कई बार चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या होगा, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया है ना, आरटीजीएस हो जाता है, एनईएफटी कर सकते हो और आरटीजीएस कर सकते हो। हेलो, यस और नो? भाई आज के टाइम में क्या है, आप एनईएफटी भी कर सकते हो, आरटीजीएस भी कर सकते हो, और क्या कहते हैं कि एक तरीके का आप चेक भी दे सकते हो काट कर उसके अगेंस्ट, यस और नो? पर उसकी अपनी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है कि चेक के चार्जेस बैंक लेता आपसे, चेक बुक जब इशू करता है। तो एनईएफटी आरटीजीएस करोगे तो उसमें आरटीजीएस या एनईएफटी के जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस लेगा। तो जैसे ही डिमांड डिपॉजिट में आता है कुछ ना कुछ चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं, है ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसकी अपनी कॉस्ट है। फिक्स्ड डिपॉजिट में भी ऐसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कि अगर आप एफडी को कन्वर्ट करना चाहते हो लिक्विड में, बिल्कुल लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, एफडी को कहोगे भाई ब्रेक में हमें अब एफडी के साथ कंटिन्यू नहीं करना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलना था उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और उसमें थोड़ा एक आध दिन का टाइम भी लग सकता है, यस और नो? हेलो,
ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी उससे कम है, ऐसे ही इसकी लिक्विडिटी भी उससे कम है। शेयर्स डिबेंचर्स में भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कि आप सेल परचेज करोगे तो सेल और परचेज करने के बाद जो भी ब्रोकर को या किसी भी मिडल मैन को या स्टॉक एक्सचेंज में जो भी चार्जेस आपको डिपॉजिट करने होते हैं एज क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस या कमीशन जिसको आप बोलते हो, तो वो आपको कमीशन देना पड़ेगा, तब जाकर रिमेनिंग अमाउंट आपको मिलेगा। ऐसी गोल्ड सिल्वर में है, ऐसी अदर ड्यूरेबल एसेट्स में, ऐसी रियल इस्टेट्स में है। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड को मूव कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स और अदरवाइज, भाई टाइम और एफर्ट में तो है ही है, अदरवाइज भी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, कि जैसे जैसे इस एसेट से करेंसी से हम इधर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, रियल एस्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ से यहाँ अगर आप मूव कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रही है कि घर मकान बिल्डिंग को बेचने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और आप अगर जल्दबाजी में बेचेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और इसमें जो सेल परचेज के लिए हमें कमीशन देना पड़ता है या अदर डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट जो होती है उसको लिक्विफाइड यानी कि करेंसी में कन्वर्ट करने में, लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने का मतलब है करेंसी में, कि भाई मकान बेचोगे या तो उसको आप करेंसी में कन्वर्ट करोगे या फिर आप डिपॉजिट्स लोगे, आपके अकाउंट में आएगा पैसा, इन्हीं दो फॉर्म में आएगा ना। यस और नो? हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? ये सारे हो यहाँ पर, सो तो नहीं गए? हेलो, हाँ बेटे आवाज आ रही है ना मेरी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इनको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ही होगा, पर मकान को बेचने में टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, और जो अदरवाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट है एफर्ट भी ज़्यादा लग सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है एक तरीके की, उसको कन्वर्ट करने में उसके लिए डिमांड डिपॉजिट्स में या करेंसी में यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अदरवाइज कमीशन की फॉर्म में भी हमें कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। सेम गोज फॉर द ड्यूरेबल एसेट्स, कि ड्यूरेबल एसेट्स में भी ऐसे ही होगा, बट ड्यूरेबल एसेट्स में थोड़ा कम होगा, टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे। भाई आपने घर का फ्रिज बेचना है तो फ्रिज बेचने में कमीशन कम दोगे, मकान की वैल्यू ज़्यादा है तो मकान बेचने में कमीशन भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है। ऐसी गोल्ड सिल्वर है, इसको भी आप इसी तरह से ले सकते हो, शेयर डिवेंचर्स भी ऐसे ही ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस भी, ये सारे ऐसे ही हो गए। यानी कि ये सारे जो कन्वर्ट होते हैं ये अल्टीमेटली लिक्विडिटी के लिए हम इन्हीं दो पैरामीटर्स में कन्वर्ट करते हैं सभी एसेट्स को। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? नाउ हु हैज जॉइंड एट दिस टाइम? आर बलराज। हेलो हेलो, आर बलराज, हैव यू जॉइंड द क्लास? हेलो, now see the timetable, and every day you're supposed to join as per the timetable. Okay. The link, I think the link is already with you or not? You have the link now. Then why you have joined the Indian economy class earlier? Why you were taking Indian economy class since 1 month, since last 1 month? Yes. No, but you are supposed to attend the money banking na, because you were aware of that the fact, you are aware of the fact that you have been allotted a money banking and you have opted for money banking, but you have not joined the money banking class, you have joined the class of Indian economy. Why the case? Why this was, why you have joined the Indian economy? Why this was the case? Yes.
चलो ऑल राइट, एनीवेज, बट अब आपको इसी में ज्वाइन करना. द लिंक विल रिमेन सेम फॉर द एंटायर सेमेस्टर. ऑल राइट, you have to use this link only for connecting to the class. All right, or for attending the class. Although I have also shared all the recorded lectures of previous classes, you can make out the notes and all that stuff for your revision or whatever the things that has been left out of your study. All right. So this is the case. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, नाउ द व्हाट हैपेंस इज कि जो भी एसेट होगा, अब देखा जाए तो हम रियल एस्टेट को ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ये लिक्विड है ही नहीं. हम जो ये एसेट चल रहे हैं, ये जितने भी जो एसेट्स हैं, चाहे करेंसी है, चाहे डिमांड डिपॉजिट है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, चाहे पोस्ट ऑफिस सेविंग है, चाहे शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स हैं, गोल्ड सिल्वर है, ड्यूरेबल एसेट्स हैं या रियल एस्टेट एसेट्स हैं, ये जितने भी एसेट्स हमने लिखे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितने भी लिखे हुए हैं, इन सभी में लिक्विडिटी तो है ही है. यस और नो? हेलो, है ना? बट कोई कम लिक्विड है, कोई ज्यादा लिक्विड है. किसी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग रही है, किसी में कम लग रही है, या किसी में बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है. यस और नो? हेलो, ठीक है. इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से एसेट को मनी कैलकुलेट करने के लिए मनी के मेजर के रूप में इंक्लूड किया जाए और किसको इंक्लूड ना किया जाए. मींस एज अ measure of money, what happens is which asset is to be included or which asset is not to be included, then that is what the question of interest is, कि अब किस एसेट को कैसे इंक्लूड करें, किस एसेट को इंक्लूड ना करें. So in the different countries, different sort of assets are being used. I'm writing few of the examples of different countries, how they have been measuring money, or what variables or what assets are being used in which kind of money. Is that okay? Hello? Hello? तो आपके रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस कंट्री के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ही हम चलते हैं. तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो यूएस इकोनॉमी का दिया हुआ है, यूएसए का, कि यूएस में मनी के डिफरेंट मेजर्स कौन कौन से होते हैं और किस मेजर में क्या क्या इंक्लूड होता है. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर स्टडी फॉर दिस टाइम. इससे पहले जितना कुछ मैंने कराया है, जितना आप लोगों को समझाया है, इससे आगे बढ़ने से पहले जितना कराया, क्या ये सब समझ में आया आप लोगों को? हेलो, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता आप में से कोई? जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया या पढ़ाया है अब तक, क्या इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई डाउट है आप में से? हेलो, ठीक है, ठीक है. फिर मैं ये शुरू कर रहा हूँ कि यूएस इकोनॉमी में क्या क्या है. तो यूएस इकोनॉमी के 4 मॉनेटरी मेजर्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं. एक है M1, another one is M2, then we have M3 and last we have L. L stands for liquidity. All right, we will discuss it now. तो M में क्या क्या, M1 में क्या क्या इंक्लूड करता है यूएस इकोनॉमी में, कि M1 equals currency with the public, plus demand deposits, currency with the public plus demand deposit plus other checkable deposits, plus traveler's check. Traveler's check is also a sort of instrument which is predetermined with the predetermined values, कि ट्रैवलर्स चेक जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके ट्रैवलर्स चेक इशू कर देती है गवर्नमेंट या कोई भी बैंक
इशू कर देता है, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए, भाई करेंसी कैरी ना करनी पड़े इस तरह से। तो इसमें जो ये M1 है, M1 को वो बोलते हैं नैरो मनी, M1 को बोलते हैं नैरो मेजर ऑफ मनी। नैरो मेजर ऑफ मनी। इसी तरह से दूसरा मेजर वो लेते हैं M2। लेट अस राइट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M2। M2 is nothing but M1 plus saving deposits, plus small denominations, time deposit, plus retail money market, mutual funds, plus मनी मार्केट डिपॉजिट्स। ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, इसको हम ये सारे इंक्लूड करते हैं किसमें, एक तरीके से व्हाट डू यू कॉल इट, M2 में इंक्लूड होते हैं जितनी भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं स्मॉल डिनोमिनेशंस के, यानी कि कम पैसों की जो एफडी करा रखी हो किसी ने। म्यूचुअल फंड्स भी, अब देखो यूएस इकोनॉमी में म्यूचुअल फंड्स को भी वो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि देखो हर इकोनॉमी में आपको अलग अलग मेजर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर इकोनॉमी में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरह जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स को ऑफर किया जाता है, यानी कि उनको हम बोलते हैं बैंक के प्रोडक्ट्स। कि जैसे एक बैंक सेविंग अकाउंट भी कहता है, फिर कहता है कि भाई क्या कहते हैं बच्चों के लिए अकाउंट, वुमेन्स के लिए अकाउंट, ठीक है। फिर इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो उसमें डिफरेंट क्या कहते हैं कि फीचर्स ऑफर करता है या सर्विसेज ऑफर करता है बैंक, या इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। ऐसे ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी इकोनॉमी में हो सकते हैं। तो वो जो भी इकोनॉमी होगी वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको इंक्लूड करती है, जो भी जिस भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उनमें अवेलेबल है। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट इज M3। M3 in the US economy consists of M2 plus large denomination time deposits plus overnight repurchase liabilities plus overnight euro dollar held by the US residents plus institutions only money market म्यूचुअल फंड्स। अब ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे लार्ज, जैसे टाइम, जैसे एफडी। अगर जैसे हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं कि किसी ने तो करोड़ों रुपए की एफडी करा रखी हो, किसी ने 20-50 हज़ार रुपए की एफडी करा रखी हो, कि जिसके पास जितना पैसा होगा, जितने फंड्स अवेलेबल होंगे, उसी के हिसाब से वो एफडी
कराते हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, या उसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो स्मॉल डिनोमिनेशंस वाले को वहाँ अलग कंसिडर किया जाता है, लार्ज डिनोमिनेशन वाली को वहाँ अलग कंसिडर किया जाता है। हमारी इकोनॉमी में लार्ज और स्मॉल डिनोमिनेशंस को अलग अलग कंसिडर नहीं करते, हमारे यहाँ तो सिर्फ एफडी अकाउंट को कंसिडर किया जाता है। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं अलग अलग, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम अलग है। सभी इकोनॉमीज में बैंकिंग सिस्टम एज अ होल सेम हो सकता है कि बैंक सब जगह हैं, पर कौन सा बैंक किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, किस तरह की चीज को वो वहां पर इकोनॉमी में इंक्लूड किया जा रहा है एक्स के लिए, किस में नहीं किया जा रहा, तो उसको हम अलग अलग तरह से ही हमें देखना पड़ेगा। इज दैट ओके? हेलो। फोर्थ है एल। एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी। फोर्थ है एल। एल इज इक्वल्स टू है M3 प्लस नॉन बैंक पब्लिक होल्डिंग्स ऑफ US सेविंग्स बॉन्ड्स प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज। ट्रेजरी सिक्योरिटीज, राइट। सिक्योरिटीज प्लस कमर्शियल पेपर प्लस बैंकर्स एक्सेप्टेंस प्लस बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो ये डिफरेंट मेजर्स हैं L1 के। तो जो M3 है इसको बोला जाता है वहाँ पर ब्रॉड मनी मेजर्स, यानी कि ये जो दोनों है M3 और L, इन दोनों को US में बोला जाता है ब्रॉड मनी मेजर्स, यानी कि इनको वो एक तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं नैरो मनी मेजर्स में M1 को, और M3 और L को इंक्लूड कर रहे हैं एक तरीके से ब्रॉड मनी मेजर्स में। हु हैव जॉइंड दिस टाइम? R बलराज। हेलो, R बलराज, हैव यू जॉइंड फ्रॉम टू ईमेल आईडीज हैं? हेलो, अच्छा, ओके, all right. So these are the different measures of, you can say, the money supply. You can see the money supply in US economy, whereas M1 is considered to be the what do you call it, the narrow money measure, and M3 is considered, M3 and L are considered as the broad money measures. All right, now we will proceed further. अब हम आगे देखेंगे कि भाई यूएस में तो ऐसा है। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे यूरो एरिया का, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो कंसीडर किया जाता है यूरोपियन नेशंस में, यूरो नेशंस जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, उन नेशंस में किस तरह से मनी मेजर्स, कौन कौन से मनी मेजर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल्स कि हाउ द मनी मेजर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। लेट अस सी in euro area. In euro area, you can see, well, in euro area there are only 3 measures, something like M1, M2 and M3. That's it. They have 3 measures of money stock, you can say. Well, their 3 measures are M1 includes what do you call it, currency in circulation, plus
then overnight deposits, that's it. These are only the part of what do we call it, यूरो एरिया M1. अब यूरो एरिया M1 में सिर्फ देखो यही दो ही हैं बस. अब आता है M2. यूरो एरिया M2 में क्या आएगा, M1 प्लस डिपॉजिट्स with an agreed maturity of up to 2 years. यानी कि 2 साल तक की मैच्योरिटी के साथ जितने भी डिपॉजिट्स कर रखे हैं, चाहे वो एफडी की फॉर्म में या अदरवाइज जैसे भी है, तो वो M2 में इंक्लूड जाएंगे. इसके बाद आता है M3. M3 क्या है, M3 इज कंसिस्ट ऑफ M2 प्लस रेपोज. जैसे हमारे यहाँ रिवर्स रेपो, रीपरचेज ऑप्शंस होती हैं. रेपोज का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शंस. जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अगली यूनिट में, आगे जिस भी यूनिट में वो आएंगे रिस्पेक्टिव वहाँ पर. तो रेपोज प्लस मनी मार्केट फंड शेयर्स कह लीजिए या यूनिट्स जो भी होती हैं, प्लस डेट सिक्योरिटीज, अप टू 2 years. ठीक है. तो अब ये देखो, यूरोपियन यूनियन में मनी स्टॉक मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट्स जो है करेंसी को, क्योंकि करेंसी तो देखो सभी कंट्रीज में अपनी करेंसी को करेंसी ही बोलेंगे. हाँ, करेंसी के नाम अलग अलग हैं. जैसे इंडिया में करेंसी का नाम है रुपी, जो यूएस है वहाँ पर है डॉलर, यूके होगा तो पाउंड हो जाएगा, और क्या कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन है तो वहाँ पर यूरो हो जाता है. तो बट करेंसी तो करेंसी है, यानी कि सबने अपनी अपनी करेंसी के अलग अलग नाम रखे हुए हैं. इसी तरीके से जैसे वहाँ पर जो डिपॉजिट्स होते हैं या जिस भी तरह के बैंक ऑफर करता है प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बैंक के, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे ही अलग अलग कंट्री में अपने डिपॉजिट्स का अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह की उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया अलग अलग तरह के नाम से. इज दैट ओके? Now comes the Indian. How we are measuring what do you call it, money measures in India. What are the different monetary measures in India? So we have basically 4 monetary measures: M1, M2, M3 and M4. Now let us see what are included in M1, M2, M3 and M4. First of all, M1 includes currency with the public. प्लस यानी कि करेंसी विद द पब्लिक लिया है इंडिया में, जो बैंकों में करेंसी है उसको नहीं लिया हुआ, सिर्फ जो पब्लिक के पास करेंसी है उसको लिया हुआ है. उसका रीज़न ये है कि जो बैंक है, बैंक को तो क्रिएटर ऑफ मनी सप्लाई बोला जाता है या क्रिएटर ऑफ मनी बोला जाता है, कि मनी को क्रिएट या जनरेट या प्रोड्यूस जो है वो बैंक ही करते हैं. तो बैंकों में जो करेंसी है अवेलेबल उसको हम मनी सप्लाई में के मेजर के रूप में यूज़ नहीं करते, सिर्फ जो पब्लिक के पास है उसी को यूज़ करेंगे. दूसरा है डिमांड डिपॉजिट. प्लस है अदर डिपॉजिट्स. with RBI. Other deposits with RBI, Reserve Bank of India. Then we have M2.
M2 is M1 plus saving deposits with the post office savings बैंक मीन्स विद द पोस्ट ऑफिस। मतलब पोस्ट ऑफिस में एक बैंकिंग का सेक्शन भी चलता है हर एक पोस्ट ऑफिस में, जो कि डिफरेंट स्कीम्स के अंडर लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब क्योंकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ साथ लैंडिंग भी करते हैं उसी के अगेंस्ट, तो एक तरीके से पोस्ट ऑफिस बैंक का भी काम कर रहा है, तो इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस बैंक बोल दिया गया है। इज दैट ओके? नेक्स्ट आता है M3। M3 इज नथिंग बट M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स इज नथिंग बट व्हाट डू यू कॉल इट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिनको आम भाषा में बोलते हैं। देन कम्स द M4। M4 is nothing but M3 plus all deposits with post office savings organizations। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट NSC एंड KVP। NSC का मतलब क्या, NSC का मतलब क्या होता है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, और KVP का मतलब होता है किसान विकास पत्र, ठीक है, ये KVP है। इन दोनों को छोड़कर जितना भी पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे M4 में ले लेते हैं। इंडिया में भी M1 को नैरो मनी बोला जाता है, ये नैरो मनी है, नैरो मनी है, और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी, ये ब्रॉड मनी। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? तो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स, दीज आर जस्ट फॉर द सेक, इसलिए आपको बताए गए हैं कि भाई देखो कि मनी के जो मेजर्स हैं, जो ऊपर हमने थ्योरेटिकल आर्गुमेंट पढ़ा कि भाई दो तरह के आर्गुमेंट प्रिवेल करते हैं। दो तरह के कौन कौन से आर्गुमेंट प्रिवेल कर रहे हैं कि भाई एक ये आर्गुमेंट भी है कि भाई ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए मनी को यूज़ कर रहे हो या एज एन एसेट ले कर रहे हो, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्योंकि लिक्विडिटी की फॉर्म में है, तो जब मनी को मेजर करने लगेंगे, जब ये देखेंगे कि किस चीज़ को मनी सप्लाई को मेजर करने में इंक्लूड करना है, किस इंस्ट्रूमेंट को और किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर, तो उसमें लिक्विडिटी एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है। और डिफरेंट इकोनॉमीज, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, लिक्विडिटी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली मनी का कोई भी एक सिंगल मेजर नहीं रखते हैं, वो डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पे स्विच करते हैं। आप देखो, इसीलिए मनी सप्लाई को मेजर करने का कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अलग अलग तरह के हैं, M1, M2, M3, M4, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के मेजर्स को यूज़ किया जाता है। क्या ये इतनी बात समझ में आई है? हेलो, इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है? इनसे रिलेटेड जितना अभी कराया है, इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, अरे भाई किसी ने कोई सवाल पूछना है? प्लीज डू रिप्लाई यस और नो। ठीक है, नहीं पूछना, चलिए ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आप, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ, let me add few pages first to this file because we are on the 50th page and that is the last page। ऐसा ना हम बीच में लिखते रहे और पेज लास्ट में जाके ख़त्म हो जाए। So let me add few pages first।
before starting with the discussion. Yeah, I think 68. Let me add few more pages. We have 70 pages. So now we'll proceed further. अब इंडियन इकोनॉमी की हम थोड़ी बात करेंगे कि इंडिया में मॉनेटरी मेजर्स को किस किस तरह से चेंज किया जाए, सजेस्ट किया जाए. वेल लेट अस सी फर्दर. अब क्या है, अब मनी, इंडियन मनी मार्केट की बात करेंगे. अब देखो इंडियन इकोनॉमी में क्या है, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. बाकी जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ रखी है अपनी छोटी क्लासेस में, चाहे आप 12th में थे, 11th-12th में होंगे, या आपने किसी अदरवाइज किसी भी कोर्स से आपने कहीं पर भी पढ़ी है. देखो बेटे, कुछ इस तरह से है हमारे इकोनॉमी का जो फेज़ शुरू होता है, इंडियन इकोनॉमी का फेज़, वो कुछ इस तरह का है. अगर हम ध्यान से देखें तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, इंडिपेंडेंट इंडिया बनता है. अब 15 अगस्त 1947 से हम अपने टाइम लाइन को शुरू करें तो उसके बाद जो हम देखते हैं, एक तरीके से इस पॉइंट पर मैं ले लेता हूँ, 1990 आ जाता है, जहाँ पर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP या LPG पॉलिसी अडॉप्ट. ये कहलाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. NEP का मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. और फिर जो कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको एक तरीके से यू कैन से एक तरीके से डिवाइडिंग पॉइंट बोला जाता है इकोनॉमी की फंक्शनिंग को लेकर या पॉलिसी स्टांस को लेकर. इससे पहले हम अगर देखें 1991 से पहले का जो ये पूरा फेज़ देखेंगे, जो पूरा पार्ट है यहाँ पर, इसमें जो ये पॉलिसी थी यहाँ से यहाँ तक, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती थी, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो या अदरवाइज हो, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो थी लिबरलाइज नहीं थी, प्राइवेटाइज नहीं थी, ग्लोबलाइज नहीं थी. नहीं होने का इन द सेंस क्या है, मैं अभी बता देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो एक नए तरह का सोशल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ. हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया अलॉन्ग विद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. जो डेमोक्रेसी थी ये तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा. अब इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, वो मिक्स्ड होगा. मिक्स्ड मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करेंगे, ये हमने कंसिडर किया. तो जो शुरू में जो पॉलिसीज़ थी 1990 से पहले, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ थी, वो सारी बेसिकली उनको बोलते हैं हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. इनवर्ड लुकिंग का मतलब कि बाहर की कंट्रीज से कोई कंपटीशन नहीं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. जितना आसानी से आप देखते हो कि फॉरेन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ FDI लेकर आती हैं,
क्या कहते हैं कि एफडीआई लेकर आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, इन्वेस्ट करती है, वो उससे पहले वो पॉसिबल नहीं था उतना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना इतना ज़्यादा अलाउड था। तो हमारी पॉलिसी थी बेसिकली इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, यानी कि हम अपने आप को ही इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे थे। दूसरा क्या था कि लिबरलाइज भी नहीं थी। लिबरलाइज क्यों नहीं थी? क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम चलता था, लाइसेंसिंग राज बोला जाता है, एक टर्म यूज की जाती है लाइसेंसिंग राज इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, या लाइसेंसिंग सिस्टम बोल लीजिए, या लाइसेंसिंग सिस्टम बोल लीजिए, एक मिनट है, या लाइसेंसिंग सिस्टम। स्क्रीन नज़र आ रही है? ये थोड़ा हैंग हो गई थी, इसलिए इसमें मेरे ख्याल से जो हमने किया है वो सेव भी नहीं हुआ, जो लास्ट में मैंने लिखा, तो मैं उसे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में मैं फिर से, मुझे वो दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, बिकॉज ऑफ बीच में आपने देखा ये कर दिया। तो हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में क्या था कि मैंने पहले जैसे बताया था, डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी जो हमारा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। डेमोक्रेसी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सिस्टम था, यानी कि को एग्जिस्टेंस किसका, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर का सेक्टर। तो जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, को एग्जिस्टेंस प्राइवेट सर्विस सेक्टर का था, इसमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी ज़्यादा था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमारा ज़्यादा था। यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है कि ज़्यादा एम्फेसाइज पब्लिक वेलफेयर पर था, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर था वो रेगुलेटेड था। रेगुलेटेड किसके थ्रू? लाइसेंसिंग के थ्रू। तो लाइसेंसिंग राज चलता था, जैसे मैंने पहले बताया, लाइसेंसिंग राज, या आप कह लीजिए लाइसेंस एंड परमिट्स की ज़रूरत होती थी। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो जिसके कारण कंपटीशन नहीं था। तो इसको जो 1990 से पहले का जो पीरियड है, इसको हम बोल सकते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड। इसको हम इंडियन इकोनॉमी में बोलते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड, ठीक है। और 1990s में जो भी हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली, जिसमें एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इन सब को हमने अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसके बाद जो हमारा पॉलिसी स्टांस था वो एक तरीके से आउटवर्ड लुकिंग हो गया। आउटवर्ड लुकिंग होने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा लिबरलाइज हो गए, लाइसेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर के जो रेगुलेशन था वो रेगुलेशन अब एक तरीके से फैसिलिटेशन में कि फैसिलिटेट करेंगे हम उनको, प्राइवेट सेक्टर को। तो अब देखो 1990s के बाद आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा आज़ादी मिली, ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया किसको? रेगुलेशंस को, जो कि लाइसेंसिंग वगैरह थी, लाइसेंसिंग एंड परमिट्स की जो ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, अब वो उसे कम कर दिया गया। ऐसा नहीं अब लाइसेंस नहीं चाहिए या परमिट नहीं चाहिए। पहले क्या होता था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। आपने नई ब्रांच खोलनी है तो लाइसेंस चाहिए, नया बिजनेस शुरू करना है तो लाइसेंस चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिसके लिए लाइसेंस दे रखा है, अगर उसमें आप कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं तो भी लाइसेंस चाहिए। तो ये पहले क्या था, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड था सिस्टम। बट इसके बाद क्या हुआ, लिबरलाइज हुआ। अब जैसे लिबरलाइज हुआ तो वो लिबरलाइजेशन आया या प्राइवेटाइजेशन आया या ग्लोबलाइजेशन, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आने लग गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स आए तो फॉरेन फर्म्स भी आ गई।
फर्म्स भी आ गई जिसको आप एमएनसी बोलते हो, एमएनसीज जिन्हें आप कहते हो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, नेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज, जो भी कुछ कहना चाहें आप। तो फॉरेन फर्म्स आ गई, तो जिसके कारण इंडिया में भी बैंकिंग सिस्टम में नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, बैंकिंग सिस्टम में कंपटीशन आ गया। तो इसके बाद का जो पीरियड है 1990 के बाद का, या 1990 से लेकर उसके बाद का अब तक का जो पीरियड है, या आगे और जो भी आएगा जब तक कि कोई और ज़्यादा ड्रास्टिक रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, तो इसको बोलते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। इसको बोलते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो अब हुआ क्या कि जो प्री रिफॉर्म पीरियड है और जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है, लेट मी ऐड फ्यू पेजेस। अब जो पेज हमने पहले ऐड किए थे वो पेजेस अब रहे नहीं, वो पेजेस अब रहे नहीं। एक तरीके से जो पेजेस हमने पहले ऐड किए थे वो ऐड हो नहीं पाए ना, क्योंकि हैंग कर गया था सिस्टम बीच में, तो पेजेस हमें दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। आई थिंक आई हैव हैड इट सफिशिएंट। Let me add few more pages. All right. Let me add few more pages. With 69, one more page, and 70. All right. Let me take these with me. ये नीचे आ गए हैं सभी, इनको एज इट इज हम ऊपर ले चलते हैं, इनको एज इट इज हम ऊपर ले चलते हैं। राइट, ऐसा करता हूँ मैं, इसको दोबारा लिख देता हूँ ना, इसको ही ऐड करने में लगेंगे तो दैट विल टेक मच टाइम, टू सेव टाइम इन दैट वर्ड्स। लेट्स ऐड, let me rewrite it again. These are the technical glitches you have to face in your online classes. All right. Hello. Yes. So this is what do we call it? Pre-reform period. This is what we call the pre-reform period, and this is pre-reform period. All right, and this entire time period is post reform period. Reform period. अब हुआ क्या कि प्री रिफॉर्म पीरियड भी है हमारा ये, और इसके बाद ये हमारा पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है। अब क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ने लगा, हेलो, अब क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ने लगा और आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स आ रहे हैं तो अपनी मार्केट शेयर एक्सपेंड करने के लिए वो नए नए तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। फॉरेन फर्म्स भी आ रही हैं कंपटीशन में, तो जिसके कारण जब कंपटीशन बढ़ा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग भी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स हुए। 1990 में जो रिफॉर्म्स हुए उसमें सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में किसी एक सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हुए, बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लगभग सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर था या अदरवाइज। तो उस तरह के रिफॉर्म्स होने लगे, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी कंपटीशन बढ़ा अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ, विद इन द नेशन भी बढ़ा, और फॉरेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन नेशंस के साथ जो क्या कहते हैं कि नेशन से जो भी हमारे यहाँ फॉर्म्स आ रही हैं या आ रही थी उस टाइम पर, उनसे भी कंपटीशन बढ़ने लगा, जिसके कारण फाइनेंशियल सेक्टर में नए नए तरह के एसेट्स और या कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ये एसेट बेस्ड है, जिसकी वजह से ये जो एसेट बेस्ड है वो चेंज होने लगे। एसेट बेस चेंज होने लगा तो जो डिमांड डिपॉजिट्स थे वो चेंज होने लग गए, उनमें फैसिलिटीज़ चेंज होगी कि 1990s तक जो डिमांड डिपॉजिट्स या सेविंग बैंक अकाउंट को जिस तरह से ऑपरेट करते थे, उसके बाद अलग तरह से ऑपरेशन हुआ, उसमें और फीचर्स ऐड कर दी गई। टाइम डिपॉजिट्स में एफडी में फीचर्स ऐड कर दी गई, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हुए।
तो अब इन चेंजेस के बाद क्या हुआ, 1998 में जैसे ही ये चेंजेस ऑब्जर्व होने लगे तो 1998 के आसपास एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, या आप कह लीजिए वर्किंग ग्रुप बनाया। उसका नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई एनालिटिक्स एंड methodology। methodology of compilation। इस ग्रुप के जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी। इनके अंडर एक ग्रुप बना दिया गया, वर्किंग ग्रुप, कि आप क्या करेंगे, इस चीज़ को स्टडी कीजिए कि मनी सप्लाई, क्योंकि हमारी मार्केट जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग मॉनेटरी मेजर्स हैं M1, M2, M3, M4 जो ऊपर लिखे हैं, उनमें क्या है, अब चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, इस चीज़ को आप स्टडी कीजिए और अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ये 1998 के आसपास ये कमेटी बनाई गई, चेयरमैन थे इनके डॉक्टर YV रेड्डी के अंडर। तो अब इस कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए कि मनी सप्लाई के मेजर्स में हमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, या क्या पैरामीटर्स फॉलो हमें करने हैं, किस चीज़ के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे आगे की बात, इस वर्किंग ग्रुप के क्या रिकमेंडेशंस थे, इस वर्किंग ग्रुप ने कैसे काम किया, क्या क्या इन्होंने सजेशन दिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज जो कराया ये सब समझ में आया आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कराया समझ आया? तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।